नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है सुर्खियां अखबार की में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। पीएम मोदी आज बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी। पीएम नरेंद्र मोदी आज साई इंदिरा गांधी खेल परिसर में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें तो पीएम कार्यालय में पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 2 दिवसीय बोडोलैंड महोत्सव भाषा, साहित्य, संस्कृति का एक बड़ा आयोजन है। देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो न केवल बोडोलैंड बल्कि असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के अन्य हिस्सों में रहने वाले स्वदेशी बोडो लोगों को एकीकृत और एक जीवंत बोडो समाज का निर्माण करना है। महोत्सव का विषय समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव है। इसमें बोडो समुदाय के साथ साथ बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अन्य समुदायों की समृद्ध संस्कृति, भाषा और शिक्षा पर ध्यान फोकस किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। पीएम मोदी का बयान भी आया। कहा मुंबई में अब डर डर कर नहीं रहना पड़ता। आतंकी आकाओं को पता है मोदी पाताल में भी नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, इस खबर की कटिंग भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में अपनी आखिरी जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित किया। कहा कि कांग्रेस और अघाड़ी केवल तोड़ने की बात करते हैं। कहा कि मुंबई में हर जाति समुदाय के लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन महाअघाड़ी वाले जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने में लगे हुए हैं। देखिए, उन्होंने आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि मुंबई शहर ने लंबे समय तक आतंकवाद की पीड़ा झेली है। आतंकवाद से मिले जख्मों को यहाँ के लोग अब भी नहीं भूले हैं, लेकिन बीते वर्षों में, बीते सालों में लोगों के मन में सुरक्षा का भाव आया है। क्योंकि अब सरकार जो है, क्योंकि तब सरकार और थी और आज देश में मोदी की सरकार है और आतंक के आकाओं को पता है कि भारत के खिलाफ, मुंबई के खिलाफ कुछ किया तो मोदी उन्हें पाताल में भी नहीं छोड़ेगा। और देखिए मोनिका, वाकई में ये इस तरह का जो बयानबाजी होती है ना, वो बड़ी खास हो जाती है। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो महाराष्ट्र चुनाव नज़दीक हैं और ऊपर से आपने भी देखा होगा किस तरीके से तमाम ऐसी आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगी थी जो हमें 90s की याद दिलाने लगी थी। आपको याद होगा उस वक्त भी जब दाऊद का था वक्त, डी कंपनी का वक्त था, लोगों में दहशत फैलाने का काम किया जाता था। इसी को ही पॉइंट आउट किया गया पीएम के द्वारा। कहा गया है कि पहले आतंक का साया हुआ करता था, लेकिन बीजेपी के आने से, नरेंद्र मोदी के आने से कहीं ना कहीं ये जो आतंक का साया है वो अब नहीं है। ये आतंकवादियों को और दहशतगर्दों को पता है कि यदि वो ऐसी कोई भी हरकत करेंगे तो उन्हें पाताल में भी नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे पुरानी घटनाएं हैं। 26/11 का हम जिक्र कर लें, तमाम वो दौर रहा है जब आतंकी वारदातों से मुंबई दहली है और उसके जो निशान है वो आज भी जीवंत हैं, आज भी जीवित हैं। इस बीच चूंकि देखिए महाराष्ट्र का चुनाव है, चुनावी मौसम है, एक ही चरण में सभी 288 सीटों पर वोट डाले जाने और उससे पहले कोशिश की जा रही कि वोट बैंक को एकजुट किया जाए। अब चूंकि समझना होगा आपको कि पहले से वहाँ पर बीजेपी एक गठबंधन वाली सरकार है, तो ऐसे में अब जो कोशिश है वो ये बताने की है लोगों को कि विकास के कार्य तो हो रहे हैं, इसलिए वोट बैंक को आपको एकजुट रखना। और डबल इंजन की सरकार अगर रहेगी प्रदेश में तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलेगा और विकास यहाँ पर लगातार होता रहेगा। इस बीच किस तरह की बयानबाजी हुई है, सख्त बयानबाजी, सख्त लहजे वाली बयानबाजी भी हमने देखी है, चाहे कटेंगे बटेंगे का जिक्र हो या फिर अभी आतंकवाद की ही बात क्यों ना हो। देखो, बयानबाजी मोनिका काफ़ी हद तक जो चुनाव है उस पर प्रभाव डालती ही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। पहले चरण के मतदान के बाद ही कांग्रेस जेएमएम का सफाया, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, चाणक्य कहा जाता है उन्हें, और अब दावा किया है अमित शाह ने कि झारखंड विधानसभा के लिए पहले चरण के मतदान के बाद ये तय हो गया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बन रही है। गिरिडीह में बीजेपी के प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी के पक्ष में आयोजित सभा में उन्होंने संबोधन किया। देखिए, पहले चरण के लिए चुनाव में ही जेएमएम
कांग्रेस का राज में सूपड़ा साफ हो गया है। ये गृह मंत्री ने कहा, जनता ने बीजेपी एनडीए के प्रत्याशियों को भरपूर समर्थन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड हमेशा से ऊर्जा का केंद्र रहा है, पूरे देश में ये सबसे समृद्ध राज्य है। इसके नीचे इतना खनिज और कोयला पड़ा है कि पूरे देश को ऊर्जा देने का काम कर सकता है। तो देखिए, पहले हम महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे और ये समझना होगा आपको कि देखिए 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं और आपका ये झारखंड में हो रहे हैं। तो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है, चूंकि सेंसिटिव एरिया है और एक चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण की बारी है। तो अब ये गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पहले चरण के मतदान के बाद ही साफ हो गया है कि कांग्रेस और जेएमएम अब कहीं नहीं है, यानी कि यहाँ की जनता को बदलाव चाहिए। यानी कि इस बात पर जोर उन्होंने दिया कि जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल झारखंड में बन रहा है मौजूदा सरकार के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं उन्हें हराएगा और यहाँ पर बदलाव की बयार जो है वो देखने को मिलेगी और यहाँ पर अब बीजेपी शासित जो है सरकार बनेगी, बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार जो है वो झारखंड में बनेगी। तो इन तमाम बातों का जिक्र जो है गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचे करते हुए नजर आए। इसके अलावा देखिए, पुरजोर कोशिश की जा रही है कि झारखंड में जो वनवास है, जो सूखा है इतने लंबे समय का, वो उसे खत्म किया जाए और इसके लिए हर भरसक कोशिश की जा रही है। तमाम योजनाओं की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि फायदा मिलेगा। इसके अलावा लगातार ये बताया जा रहा है कि जेएमएम की सरकार में क्या क्या गलत हुआ है झारखंड की जनता के साथ। और जैसे कि रोटी बेटी और माटी का भी जिक्र लगातार किया जा रहा है, तो उस पर भी फोकस पूरा देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, चूंकि पहले चरण की बात गृह मंत्री अमित शाह इसलिए भी कहते नजर आए क्योंकि यदि हम तमाम चीज़ों को देखें, उन पर नज़र दौड़ाएं तो आप समझ पाएंगे। तमाम रिजल्ट को देखें, परिणामों को देखते हैं इससे पहले, तो जो पहला जो चरण है वो कई मायनों में बेहद खास हो चला है। क्योंकि पहले चरण में कहा जाता है कि तमाम चीज़ें उससे निर्धारित हो जाती हैं कि पहले चरण में जिसने बाजी मार ली सरकार उसी की ही बनती है। इस बीच देखिए एंटी इनकम्बेंसी है, ये सभी जानते हैं। इसी बीच बीजेपी पूरी कोशिश करी है जो तमाम वहां के जो मुद्दे हैं जिस पर दांव खेला जा सकता है, उन मुद्दों को लेकर घेरा जाए, उन पर बात करी जाए। तो फिलहाल आपको बता दें कि इसीलिए चाहे वह बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो या फिर आदिवासियों के आरक्षण का मुद्दा हो, बीजेपी भरसक कोशिश यही कर रही है कि जो घुसपैठिए हैं, उन घुसपैठियों में जिसमें किसी विशेष समुदाय की संख्या ज़्यादा है, उनको यहाँ पर आरक्षण की बात झामुमो कांग्रेस करती नजर आ रही है। जबकि जो आदिवासी समुदाय हैं जिनका हक बनता है, उनका हक मारा जा रहा है। जिसमें चंपई सोरेन का एक उदाहरण वो दे रहे हैं कि देखिए, चंपई सोरेन जब आपने उनको सीएम बना दिया था, उसके बाद कैसे चंपई सोरेन को उनके पद से, सीएम के पद से हटा दिया और वापस से हेमंत सोरेन सीएम बन गए। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को बैकफुट पर जो झामुमो है वो ले जाने का काम करी है। बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। इस तरह का कोई भी आरक्षण नहीं लाया जाएगा जिससे कि आदिवासियों का मनोबल टूटे, उनको नुकसान हो या फिर उनका हक मारा जाए। देखिए मोनिका भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही हैं। तो देखिए, अलग अलग तरह के हेडलाइन से महिला वोटर्स को रिझाने की होड़ जमकर पैसा लुटा रहे हैं सियासी दल। और दूसरी भी देख सकते हैं आप, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर वार पलटवार जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो देखिए, झारखंड में पहले 43 सीटों पर जिस तरह से वोटिंग हुई है, महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट डाला है। बीजेपी ने महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया है, तो सरकार ने बढ़ाकर 2500 कर दिया है मासिक भत्ता। यानी कि होड़ आप कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम आपको दे देंगे, अगर हम सत्ता में आते हैं, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, ये लगातार बताया जा रहा है। और इस बीच देखिए, बांग्लादेश घुसपैठियों का जो बड़ा मसला है, इस पर भी लगातार वार पलटवार हो रहा है कि आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते झारखंड में डेमोग्राफी जो है अब वो बदल गई। तो तमाम ये मसले हैं जो कि झारखंड में नजर आ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस में किसी ने नहीं कहा बहाल किया जाएगा अनुच्छेद 370, ये कहा है खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हम जिक्र कर रहे हैं, आजकल बयानों के लिए खूब जाने जा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दावे का खंडन किया और कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसने कहा कि अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाएगा। आप देखिए कितना दिलचस्प है ये, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। पुणे में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं को गाली देने का आरोप लगाया।
और कहा कि अमित शाह अपने चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो स्वयं कह रहे हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 वापस लाना चाहती है। वो मुझे बताए कि ऐसा किसने और कब कहा है। वो इस मुद्दे को लोगों को विभाजित करने के लिए जीवित रखना चाहते हैं। तो देखिए, अभी हमने जम्मू कश्मीर में विधानसभा में देखा, जब प्रस्ताव पारित हो रहा था धारा 370 बहाल रखने का, तब कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं कि भाई हम तो चाहते 370 बहाल हो जाए, ये जरूरी है। और अब खड़गे कह रहे किसने कहा है कांग्रेस में। अब ये हास्यास्पद भी है, क्योंकि आप जिस तरीके से एक साथ चुनाव लड़े थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बाबत ही लोगों के बीच गया था कि हम कहीं ना कहीं इसको 370 को बहाल करेंगे। देखिए, जो भी 5 दिवसीय विधानसभा हुआ था, उसमें भी इस सत्र में भी कह दिया गया था, प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था कि 370 का बहाल प्रस्ताव किया जाता है, मतलब उसको रख दिया गया था। हालांकि वो एलजी पर विचार विमर्श था। इस बीच आपको बता दें, बीजेपी ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था और अब उसी की भी पार्टी कांग्रेस से कह रही है हमने तो कब कहा ही था कि बहाल किया जाए। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको देते हैं। कहा समाज को बांटने के लिए झूठ फैला रही है भाजपा। तो भाजपा को संविधान की किताब का लाल रंग पसंद नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का विरोध किया कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करना चाहती है। खड़गे ने कहा अमित शाह झूठ फैला रहे हैं, कांग्रेस में ऐसा तो है ही नहीं, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है। खड़गे ने कहा कि भाजपा समाज को बांटने के लिए 370 के मुद्दे को जीवित रखना चाहती है। पुणे में खड़गे ने कहा मुझे बताइए, कांग्रेस में अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए किसने बात कही? कानून संसद में पारित हो चुका है, इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया। कहीं भाजपा के एक नेता बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे। खड़गे ने इस तरह का नारा गढ़ने के पीछे औचित्य पर सवाल खड़ा किया है। तो देखिए, वही चीज है जो एक बार फिर से हमें समझ में आ रही है कि कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं उसमें या तो आपसी सामंजस्य नहीं है, क्योंकि बयानबाजी दल कुछ और करते हैं, कांग्रेस कुछ और करते हैं और बीच में बाद में खुद फंस जाते हैं। 370 का मुद्दा बीजेपी हालांकि शुरू से कह रही है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, ये किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा। तो किस बिहाफ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की जनता से ये वादा करती फिर रही है, ये कांग्रेस भी जरा बता दें। बिल्कुल, अब देखिए, जब 370 के लिए आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है और तब कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों को संरक्षित नहीं रखना चाहती है, इसीलिए 370 को हटा दिए, हम लाकर रहेंगे। उनसे पूछा भी जा रहा है कि प्रैक्टिकली कैसे लाएंगे, तो कह रहे हैं ग्रेजुअली जिस तरह से हटाई गई है ऐसी ग्रेजुअली आएगी भी, इसके लिए तमाम कोशिश की जाएंगी। अब पार्टी के आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि कहा किसने है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप कह चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि कहा किसने। अब जनता किसकी बात को माने और किसकी बात को ना माने, ये भी बहुत दिलचस्प हो जाता है देखना कि कौन आखिर जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डोमिनिका बोला मोदी का सम्मान कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को मिलेगा डोमिनिकी का सर्वोच्च सम्मान। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी और अमर उजाला ने भी इस खबर को छापा है। तो फिलहाल देखिए, डोमिनिका की सरकार ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला लिया। डोमिनिका की सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की। प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना में आयोजित होने जा रहे आगामी भारत कैरिकॉम सम्मेलन के दौरान इस सम्मेलन से और सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने बताया कि डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित करेंगी। फरवरी में 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने डोमिनिका को एक बहुमूल्य उपहार देते हुए कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 70,000 डोज की आपूर्ति की थी। पीएम मोदी की इस उदारता को पहचानते हुए डोमिनिका की सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का
वाकई में ये फैसला लिया है और ये काबिल तारीफ था कि जिस तरीके से हमने कोरोना के वक्त मोनिका मदद की थी वो सभी के लिए एक नज़ीर थी। और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की, हमारी पॉलिसी की और हमारे वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसको ये परिलक्षित करती हुई नजर आती थी, जिसकी सभी ने सराहना की थी। और यही बड़ी वजह है कि डोमिनिका के जो राष्ट्रपति हैं वो सम्मानित करेंगी प्रधानमंत्री मोदी को। तो देखिए, ये कहा गया है डोमिनिका के प्रधानमंत्री की तरफ से कि संकट में साथ खड़े रहें प्रधानमंत्री मोदी, हमारे सच्चे साथी हैं। ये रूजवेल्ट की तरफ से कहा गया। डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट ने कहा कि पुरस्कार जो है ये डोमिनिका और व्यापक क्षेत्र के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की एकजुटता के प्रति डोमिनिका की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। मोदी हमारे सच्चे साथी हैं, खासकर जब वैश्विक संकट आया उस संकट के बीच हमारी मदद उन्होंने की। इस बीच देखिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया क्या है वो भी बता दें। जलवायु परिवर्तन हो, भू राजनीतिक संघर्ष पर भारत डोमिनिका साथ है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कह दिया। मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक संघर्ष जैसे वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है, कॉपरेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन मुद्दों के समाधान में डोमिनिका और कैरेबियाई देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए भारत जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। तो कोरोना काल में किस तरह से मदद की है और डोमिनिका सरकार प्रधानमंत्री मोदी को अब ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दे रही है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर इसे कहा जा रहा है। डोमिनिका राष्ट्रमंडल की राष्ट्रपति सेल्वेरी जो हैं 19 से 21 नवंबर के बीच गुयाना के जॉर्ज टाउन में होने वाले भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान देने वाले हैं। साफ तौर पर बताया है कि किस तरह से एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके की 70,000 खुराकों की आपूर्ति की थी, कैसा उपहार था जो कि डोमिनिका नहीं भुला सकता है। बहुत ज़्यादा मदद उस वक्त की थी और कहीं ना कहीं जो मदद के वक्त काम आए वही आपका सच्चा मित्र है। तो इस बात को कहीं ना कहीं सराहा गया है डोमिनिका की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी को जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्रदान किया जा रहा है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ जाएंगे, बात हो जाएगी दिल्ली एनसीआर की आबो हवा की। तो देखिए दिल्ली एनसीआर की आबो हवा इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पे स्कूलों को यानी कि 5वीं तक के जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो फिलहाल 5 लाख गाड़ियों के पहिए भी थम जाएंगे। हवाओं में दम घोंचू होने में दिल्ली में औसतन वायु सूचकांक यानी कि AQI 424 पहुँचने के साथ ही केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स यानी कि ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू कर दी है। ये बंदिशें आज सुबह 8 बजे से प्रभावी हो गई है और इसी के तहत निर्माण व विनिर्माण कार्य पर पाबंदी रहेगी। तो आयोग की सलाह पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्राथमिक स्कूल की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं। कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो देखिए हवा में और बढ़ा जहर, दिल्ली में प्राथमिक स्कूल बंद थम जाएंगी 5 लाख गाड़ियाँ। हर अखबार में ये खबर बड़े उस पे लेवल पे दिखाई गई है और इसके साथ साथ देखिए ग्रैब भी लागू कर दी गई। AQI 424 पहुंचा है। BS3 BS4 वाहनों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। दिल्ली मेट्रो ने सभी लाइन पर 20 फेरे जो है वो बढ़ा दिए हैं। निर्माण, ध्वस्तीकरण समेत इन तमाम कामों पर पाबंदी रहेगी। कौन कौन से काम है ये मैं आपको बता दूं ताकि आप भी ध्यान रखें। धूल पैदा करने और वायु प्रदूषण फैलाने वाली निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर रोक है। बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई भराई के लिए मिट्टी का काम नहीं होगा। पाइलिंग और सभी विध्वंस के कार्य जो हैं बंद हैं। ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर और पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रॉनिक केबलिंग का काम, सड़क निर्माण, मरम्मत, ईंट चिनाई का काम, प्रमुख वेल्डिंग, गैस कटिंग के काम। हालांकि देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो प्लम्बिंग के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की इजाज़त मिली हुई है सरकार की तरफ से। परियोजना स्थलों के भीतर और बाहर सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंट, रेत, पत्थर जैसी धूल वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग अनलोडिंग भी मना कर दी गई है। निर्माण सामग्री विध्वंस अपशिष्ट के जो वाहन है वो भी उन पर भी रोक लगा दी गई है। इस बीच देखिए समझ लीजिए वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। ये कितना बड़ा टाइटल राजधानी दिल्ली को मिला ये आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान का शहर लाहौर पहले स्थान पर है, उसके बाद दिल्ली का नंबर है। चंडीगढ़ में AQI 412, गाजियाबाद में 356 है, हापुड़ में 348 है, नोएडा में 347 है। तमाम जो है इस वक्त प्रिकॉशंस मेजर्स की बात कही भी जा रही है। दिल्ली के स्कूल्स बंद कर दिए गए, लेकिन जो दिल्ली के सटे आसपास के इलाके वहाँ पर फिलहाल इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि वहाँ पर स्कूल्स ऑनलाइन रहेंगे या फिर क्या रहेगा। लेकिन दिल्ली में कक्षा 5 तक के स्कूल जो हैं
वो फिलहाल ऑनलाइन किए गए हैं। देखिए, बाकायदा इसके लिए ग्रीन वॉर रूम भी तैयार किया गया है। इसकी भी आपको जानकारी दे दें। प्रदूषण के कारणों की समीक्षा बैठक भी की जाएगी। तो फिलहाल समझिए, दिल्ली में प्रदूषण की निगरानी रोकथाम के लिए सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है। गुरुवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण के कारणों की समीक्षा करने के लिए तमाम जो संबंधित विभाग हैं उनको यहाँ पर कह सकते हैं उनसे बातचीत की जाएगी, उन पर नज़र बनाई जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान के अधिकारियों ने दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के पीछे 2 वजह जाहिर की हैं। पहली वजह ये कि पहाड़ों में बर्फबारी होने के कारण दिल्ली के तापमान में गिरावट आई। दूसरी वजह यह कि हवा की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, जिससे वायुमंडल में मौजूद प्रदूषण के कण बहुत ऊपर या हवा के साथ आगे नहीं निकल पा रहे हैं। फिलहाल देखिए, नज़र भी बनाई जाएगी, लेकिन आप पे भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि प्रदूषण का जो लेवल बन रहा है, जो बढ़ता जा रहा है, उस पर आप भी इनिशिएटिव लें। आप भी कम से कम कोशिश करें कि प्रदूषण के लिए कमी में आप भी अपना सहयोग दे सकें। बिगा प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख को अब सुनवाई जो है वो होनी है। वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र अपराजिता सिंह की ओर से दायर याचिका पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने पीठ से कहा है कि लोग गंभीर स्थिति में हैं। इससे बचने के लिए अदालत ने सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एहतियातन कदम उठाने के लिए कहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को इस बारे में सूचित कर दिया है और उन्हें ये बताना चाहिए कि कदम क्या ठोस उठाए जा रहे हैं, किया क्या जा रहा है पोल्यूशन के लिए। पोल्यूशन जो कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। देखिए, जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस बाबत कई मर्तबा संज्ञान ले चुकी है। चाहे पराली के जलाने का मसला हो या फिर आसपास में जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसकी बात हो, हमेशा हिदायत देती है। लेकिन अब पानी भी कहीं ना कहीं सर से ऊपर चला गया है। इसीलिए आपको बता दें, प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बढ़ते स्तर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले पर 18 नवंबर को सुनवाई की सहमति दी है। न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता है अपराजिता सिंह ने जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष वायु प्रदूषण के से संबंधित मामले का उल्लेख किया। सिंह ने पीठ से आग्रह किया कि दिल्ली में गंभीर प्रदूषण की पृष्ठभूमि के मामले में तत्काल सुनवाई की जाए और इसी बीच सिंह ने पीठ के समक्ष कहा कि बुधवार से हम गंभीर स्थिति में आ गए हैं, यानी कि जो लेवल है वो और ज़्यादा अप हो गया। क्योंकि इससे पहले 338 तो 350 तक ही था, लेकिन अब बुधवार से जो लेवल है वो 400 के ऊपर चला गया, जो वाकई में चिंता का विषय है। इस बीच इस स्थिति से बचने के लिए इस अदालत ने संबंधित सरकार और अथॉरिटी एहतियातन कदम उठाने के लिए कहा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहते। इस पर पीठ ने मामले की सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की है। देखिए, हर साल का वही रोना है। देखा जाए तो हर साल सुप्रीम कोर्ट हिदायत देती है तमाम सरकारों को, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सभी को समझाइश दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो पराली जलाने में कोई कमी आती है, ना ही जिस तरीके से प्रदूषण रुके उसमें कोई कमी आ जाती है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सख्त हुआ कि बार बार आपको हम समझाइश दे रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका उपाय आप क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि देखिए, हम नहीं चाहते कि संसार का, वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बने और इसी को लेकर अब संज्ञान लिया जाएगा। 18 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। तो देखिए, सुनवाई होगी, देखना होगा सुनवाई के दौरान अदालत की तरफ से क्या संज्ञान लिया जाता है, क्या कुछ कहा जाता है। क्योंकि पहली फटकार तो लग चुकी है। पर्यावरण मंत्री सरकार की बात करें या फिर पुलिस की बात करें, ये तक कहा गया पुलिस से कि जो ज़रूरी कदम है वो नहीं उठाए जा रहे। बहरहाल सबको मिलकर काम करना होगा, तब जाकर शायद हम प्रदूषण में थोड़ी कमी जो है ला सकते हैं। क्योंकि ये तो आपको पता चल ही चुका है कि वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पर है फिलहाल दिल्ली। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। COP29 में दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता जताई गई है। वायु गुणवत्ता में सुधार करना होगा। दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस है। अमर उजाला में भी इसे जगह दी गई है। दिल्ली की जहरीली हवा पर चिंता जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP29 में
जानकारों ने भारत से कहा है कि देश अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से निपटे। ब्लैक कार्बन, मीथेन, ग्राउंड लेवल ओजोन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे एसएलसीपी वायु गुणवत्ता को बिगाड़ने के साथ ग्लोबल वार्मिंग की महत्वपूर्ण वजह बन जाते हैं। वाकई में COP29 ने दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है। जाहिर सी बात है किसी के भी माथे पर चिंता की लकीर ऊपर पाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो प्रदूषण का लेवल है आपको बहुत बीमार कर रहा है। जी हाँ, वायु गुणवत्ता में अब सुधार करना होगा। एनी हाउ, विशेषज्ञों ने कहा कि भारत को मीथेन, ब्लैक कार्बन जैसे जलवायु प्रदूषण पर अपना अधिक ध्यान खींचना होगा, इस पे फोकस करना होगा। भारत की कार्रवाई वैश्विक स्थिरता के लिए ज़रूरी है। तो फिलहाल देखिए, राजधानी में दमघोटू हवा पर अज़रबैजान में जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ। देखिए, वैश्विक लेवल पर भी ये चिंता जाहिर की गई है। तो देखिए, अब मसला देश का नहीं रहा है। अब आप समझिए, ये खबर के अंदर की खबर है, क्योंकि हमें समझते हैं ठीक है प्रदूषण हो रहा है जो कुछ वक्त बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी चर्चा विदेश तक में हो रही है। तो ये जानिए कितना सीरियस ये पूरा मसला हो गया है। तो अज़रबैजान में जलवायु शिखर सम्मेलन में COP29 में गहरी चिंता जाहिर की गई है। कहा गया है कि विशेषज्ञों ने भारत को मीथेन, ब्लैक कार्बन जैसे जलवायु प्रदूषकों पर अधिक ध्यान का सुझाव दिया। एसएलसीपी ग्रीन हाउस गैसेस वायु प्रदूषकों का ग्रीन समूह है जो कम वक्त में जलवायु को बहुत गर्म कर देता है और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। इस समूह में ब्लैक कार्बन, मीथेन, ग्राउंड लेवल ओजोन और HFC शामिल हैं। तो फिलहाल देखिए, एसएलसीपी कम करने की प्रतिबद्धता की सराहना की है। ये वाकई में बहुत चिंता की विषय है और हमें दिल्ली वासियों को या फिर आसपास रहने वाले वासियों को ये समझना होगा। ये सीधे सीधे आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल रही है। तो बिल्कुल देखिए, जलवायु परिवर्तन का चूंकि जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पर वायु प्रदूषण में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन राजधानी दिल्ली का नजर आ रहा है। सो ऐसे में कहीं ना कहीं वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ने के साथ ग्लोबल वार्मिंग की महत्वपूर्ण वजह ये बन रहे हैं। एसएलसीपी ग्रीन हाउस गैसेज और वायु प्रदूषकों का एक समूह है, ग्रुप है, जो जलवायु पर निकट अवधि में वार्मिंग का प्रभाव डालता है। एसएलसीपी में कमी लाने की रणनीतियां भारत को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मददगार साबित हो सकती हैं। ये बताते हुए इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की निदेशिका की तरफ से बताया गया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में एसएलसीपी तकरीबन आधा असर डालते हैं। तापमान कम करने का सबसे तेज तरीका है और ग्लोबल वार्मिंग पर तो लगातार चर्चा हो ही रही है। ऐसे में अगर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं होता है तो भारत कितनी भी बातें कर ले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही सजग हैं, हम इस दिशा में लगातार काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातें जो है वो खोखली साबित हो जाती हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आप नेता महेश बने हैं दिल्ली के नए मेयर। अमर उजाला ने भी इस खबर को जगह दी। आम आदमी पार्टी के महेश कुमार खींची दिल्ली के नए मेयर चुने गए। दिल्ली मेयर चुनाव में महेश कुमार खींची ने बीजेपी के किशन लाल को हराया। महेश कुमार खींची को 135 वोट मिले, जबकि किशन लाल को 132 वोट मिले। खींची ने जीत के बाद कहा कि उनकी प्राथमिकता दिल्ली को साफ सफाई करना है, स्वच्छ रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल की तरह उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा करना होगा। तो देखिए, आपको हेडलाइन भी दिखा रहे हैं, दैनिक भास्कर अखबार है। हालांकि देखिए, हर ही अखबार में ये खबर जो है छपी है, कल की बड़ी खबर है। मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बीच आम आदमी पार्टी ने भाजपा को 3 वोटों से हरा दिया है। कल ही हम ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है और देखिए, आम आदमी पार्टी की दोहरी जीत बताई जा रही है। महेश खींची मेयर बन गए हैं, रविंद्र भारद्वाज निर्विरोध डिप्टी मेयर चुने गए हैं। तो बड़ी जीत तो है ही आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं मोनिका, ये कहीं ना कहीं एक बूस्टर का काम करेगी, जो कि इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस जीत के अपने आप में इसीलिए कई मायने हैं। आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि कहीं ना कहीं जो चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उसमें दोनों ही जगह हमारा कब्जा हो जाए, जिससे कि काम जो है वो सुचारू रूप से चल पाए। बीजेपी को भी कहीं ना कहीं अभी दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि अब देखिए, एमसीडी में जीत गई आम आदमी पार्टी, विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी।
भाजपा के पास 122 वोट थे, इसके बावजूद उसे 130 वोट हासिल हुए। कुल 265 वोट में से खींची को 133 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 142 वोट थे। 2 वोट रद्द हो गए हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने वोट नहीं दिया है, जबकि सदन में पीठासीन अधिकारी के आते कांग्रेस के 8 पार्षदों ने हंगामा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि अनुसूचित जाति का मेयर बनना था, इसीलिए चुनाव 5 महीने की देरी से कराए जा रहे हैं। इस बीच देखिए खींची ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं तो केजरीवाल की तरह काम करूंगा। मेयर बनने के बाद खींची ने कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, उसी तरह से मैं भी काम करूंगा। मेरी प्रायोरिटी है शहर की स्वच्छता के लिए काम करना। हम लोग दिल्ली की जनता के लिए मिलकर काम करेंगे। देखना होगा, दावे तो किए जा रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए तमाम काम करेंगे, लेकिन अब कितने काम किए जाते हैं ग्राउंड लेवल पर, ये देखने वाली बात होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो छात्रों के सामने झुका आयोग। अब एक ही दिन होगी यूपीपीएससी प्री की परीक्षा। देखिए दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। हम आपको कटिंग भी दिखाते, देखिए किस तरीके से दैनिक जागरण ने इसको छापा है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के छात्रों के सामने आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। इस निर्णय से प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों को राहत मिली। हालांकि आरओ परीक्षा के लिए आयोग ने एक कमेटी का गठन जरूर कर दिया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ छात्रों की मांग है कि पीसीएस की तरह परीक्षा भी एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कराई जाए। इस पर छात्र अभी भी अड़े हैं। विरोधी राजनीतिक दल भी भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर हैं। देखिए आपको बता दें कि लगातार एक ही दिन एक ही पाली में कराने पे अड़े छात्र, तो आरओ की परीक्षा भी टाल दी गई है। स्थगित आरओ परीक्षा का प्रारूप तय करने को आयोग ने समिति गठित की। चौथे दिन 4 दिन तक किस तरीके से ये आंदोलन चलता रहा सभी ने देखा, और यही कोशिश की जा रही थी कि ये जो आंदोलन है और भी बड़ा रूप अख्तियार न कर ले। पूरी कोशिश की जा रही थी कि छात्रों से हर संभव बात करके कोई बीच का रास्ता अख्तियार किया जाए। चौथे दिन आंदोलनकारी छात्रों को हिरासत में लेकर से भड़क गया आंदोलन। देखिए आपको बता दें पीसीएस व आरओ परीक्षा एक दिन एक पाली में कराए जाने की मांग को लेकर एकजुट छात्र आंदोलन ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को झुका कर ही दम लिया। गुरुवार को शाम को कमिश्नर विजय विश्वास पंत, डीएम रविंद्र कुमार मादंड और आयोग के सचिव ने छात्रों के बीच जाकर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की पूर्व की भांति एक दिन एक पाली में कराने की घोषणा कर दी है। तो फिलहाल देखिए ये क्या छात्रों की जीत है या फिर नहीं, जो कि आयोग ये कह रहा था कि जो हम प्रारूप तैयार कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए है। तो देखिए धरने पर अड़े रहे अभ्यर्थी का आयोग की नीति बांटने की है। हम ना ही बटेंगे और ना ही हटेंगे। अब ये जो बटेंगे वाला जो नारा है ये इतना फेमस हो चुका है, ये हर जगह चल रहा है। यहाँ भी कह दिया हम ना बटेंगे ना हटेंगे, अभ्यर्थी कह रहे हैं। और पीसीएस प्री की तरह ही आरओ परीक्षा भी एक दिन एक पाली में कराने की मांग जो है उस पर ये डटे हुए हैं। अभ्यर्थी कह रहे नोटिफिकेशन जारी होने तक प्रदर्शन हम अपना जारी रखेंगे। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में भी प्रदर्शन इनका जारी है। लाइट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल टॉर्च की लाइट में हम सड़कों पर लगातार डटे रहेंगे। और इस बीच ये बता दें कि पीसीएस परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं। तो देखिए बहुत बड़ी ये कहीं ना कहीं चुनौती जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए है, क्योंकि अभ्यर्थी धरने पर डटे हुए हैं। इस बीच देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आई थी कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं वो कहीं ना कहीं चोटिल हुई हैं। हालांकि पुलिस लगातार इस बात का इनकार करती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम यहाँ पर सिर्फ मौजूदगी अपनी दर्ज करवा रहे हैं। इस बीच ये देखना ये भी काफ़ी अहम रहा है कि किस तरह से सरकार के ही कुछ नुमाइंदे, कुछ विधायक जो है वो छात्रों के अभ्यर्थियों की मांग को जायज़ ठहरा रहे थे और इससे पहले ये देखा जा रहा था कि ये मांग हम नहीं मानेंगे। बहरहाल चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड मामले में जमानत दे दी गई है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। देखिए दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी के आप विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देखिए बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल आम आदमी पार्टी विधायक को रिहा करने का आदेश जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में मरियम सिद्दीकी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। तो अमानतुल्लाह की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है ईडी।
अमानतुल्लाह खान अवामी पार्टी के विधायक किस तरह से सुर्खियों में बने हुए हैं और अब चूंकि देखिए राहत मिली अवामी पार्टी के विधायक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, किस तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं देखी गई और इस मामले में अवामी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने राहत दी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अवामी पार्टी के विधायक को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन ईडी अब अदालत पहुंच गई है इस जमानत के खिलाफ। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अदालत ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया है। अमानतुल्लाह खानी की दीपिका, उनके बेटे भी किस तरह से सुर्खियों में बने हुए थे। हमने पेट्रोल पंप पर वो तमाम फुटेज भी देखा जिसमें वो हिकड़ी झाड़ते हुए नजर आए और अमानतुल्लाह खान पर भी अनियमितता के तमाम आरोप, यानी आवामी पार्टी के एक और नेता पर भ्रष्टाचार के जिस तरह से आरोप लगे उसी आरोप में ये एक बड़ा केस है जिस मामले में देखिए फिलहाल उन्हें राहत तो मिल गई है। हालांकि देखना होगा कि ईडी ने जिस तरह से अदालत का एक बार फिर से रुख किया है तो ये जो राहत है ये कब तक बनी रहती है या फिर अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें जो हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई हमें दिखाई देंगी। बिल्कुल, देखिए अब देखने वाली बात होगी। कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले इसीलिए वो रिहा किया गया है। फिलहाल देखिए अमानतुल्लाह खान जो है हमेशा सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं, हालांकि नज़र उन पर बनी रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं खबरों में। दंड निलंबित कर इरफान सोलंकी को जमानत दे दी गई है। देखिए दोष सिद्ध पर रोक से इनकार है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर से सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान को महिला के घर आगजनी के मामले में सुनाई गई 7 साल की सजा को निलंबित करते हुए तमाम बातें कही हैं। लेकिन दोष सिद्ध संबंधी एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस कारण इरफान कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ना उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल होगी। इरफान सोलंकी अन्य आरोपियों की अपील और जमानत अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कल सुनाया। खंडपीठ ने कहा कि सोलंकी का लंबा आपराधिक इतिहास है। याचिका में सिर्फ इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि सजा निलंबित नहीं होने से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो फिलहाल देखिए सपा नेता इरफान की जमानत तो मंजूर हो गई, लेकिन दोष सिद्ध बरकरार है मगर सजा पर रोक है। अब समझिए 2 मामलों में बेल न होने से जेल में ही रहेंगे, बहाल नहीं होगी विधायकी भी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगजनी के मामले में कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत तो मंजूर कर ली। कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धता को बरकरार रखा है। 7 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा केवल विधायकी बचाने के लिए दोष सिद्ध पर रोक नहीं लगा सकते। तो न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह के फैसले के बावजूद गैंगस्टर व आधार कार्ड मामले में जमानत न मिलने से इरफान को जेल में ही रहना होगा। एक मामले में भी तो दूसरे में फिलहाल जेल में ही रहना होगा। ऐसे में विधायकी बहाल न होने से सीसामऊ में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। घर जलाने के आरोप में डिफेंस कॉलोनी की नजीर फातिमा ने इरफान के भाई रिजवान 3 अन्य पर केस कराया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। अब राज्य सरकार की सजा बढ़ाने की अपील पर 4 सप्ताह बाद सजा सुनाई जाएगी। तो विधायकी वापस मिलने वाली नहीं है, फिलहाल ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगजनी की खबर का रुख कर लेते हैं। आगजनी हिंसा के बाद थप्पड़ मारने वाला प्रत्याशी नरेश मीणा गिरफ्तार। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस है। राजस्थान के देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया है। नरेश मीणा के गिरफ्तारी के बाद समरावता गांव में फिर बवाल हो गया। मीणा के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, चक्का जाम कर दिया। देवली उनियारा के समरावती गांव की सड़क पर भी टायर जलाए गए। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। उपद्रवियों ने भी पुलिस पर हल्का पथराव किया। यहां से नरेश मीणा के समर्थकों ने टोंक से सवाई माधोपुर जाने वाले नेशनल हाईवे 116 पर वो पहुंचकर अलीगढ़ कस्बे के पास जाम लगाया उन्होंने और काफी हंगामा भी किया। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा जिस वक्त उपचुनाव चल रहे थे राजस्थान में, उस वक्त नरेश मीणा ने ये कहते हुए एसडीएम को थप्पड़ दिया था कि आप धांधली करवा रहे हैं चुनाव में। इसके बाद जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंचती है उसके गांव, तब वहां के समर्थक लगातार प्रदर्शन करते हैं, यहां तक कि 11 पुलिसकर्मी उसमें घायल हो जाते हैं। इस बीच आपको बता दें एसडीएम को थप्पड़ मारा था। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी समेत 78 वाहनों में आग लगा दी थी। इस बीच 60 की गिरफ्तारी की गई थी। तो राजस्थान के टोंक जिले में मतदान के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले उम्मीदवार नरेश मीणा को बृहस्पतिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कांग्रेस के बागी नरेश उपचुनाव में देवली उनियारा विधानसभा सीट से
निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। बुधवार रात पुलिस ने मीणा को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी थी और मीणा के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को ही फूंक दिया था। तो फिलहाल सबरस्ता गांव में भड़की हिंसा में वाहनों में करीब 60 दोपहिया 18 चार पहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया। मीणा पर फिलहाल 4 केस दर्ज किए गए हैं। तो फिलहाल देखिए कैसे कोई जनप्रतिनिधि एक अधिकारी को थप्पड़ जड़ देता है और मीडिया के सामने आके बोलता है कि मैं तो खाली एक ही मार था, मैं तो और उसे मारना चाहता था। तो समझिए आप ये मानसिकता क्या कहती है। बिल्कुल, बहरहाल अब इस मामले पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस पर भी तमाम समर्थकों ने हमला किया है, हल्ला गुल्ला किया है और जो पूरा नेशनल हाईवे 116 बता रहे हैं ये भी जाम कर दिया गया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 1300 करोड़ का चुनावी चंदा देने वाली लॉटरी किंग के ठिकानों पर छापेमारी। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। दैनिक जागरण में भी ये खबर छपी है। ईडी ने चेन्नई के लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गुरुवार को कई राज्यों में छापेमारी की। देखिए चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा यानी कि 1300 करोड़ रुपए से अधिक चंदा देने में मार्टिन का नाम आया था। मार्टिन के परिजनों पर छापेमारी की यह कार्रवाई मद्रास के हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में ईडी के उसके खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के बाद हुई। इससे पहले तमिलनाडु पुलिस ने उसके कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी को बंद करने का फैसला कराया था। निचली अदालत ने पुलिस की इस अपील को स्वीकार भी कर लिया था। देखिए चेन्नई की मार्टिन के कई राज्यों में 20 ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी जो हुई है। 1300 करोड़ का चुनावी चंदा देने वाले लॉटरी किंग के ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। ईडी ने लॉटरी किंग के नाम से मशहूर चेन्नई के सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ धन शोधन से जुड़े अलग अलग केसेस में ये जांच के सिलसिले को आगे बढ़ाया है। और जैसे कि हम जिक्र करें 1300 करोड़ रुपए का चंदा देकर सुर्खियों में रहे मार्टिन, उनके दामाद आधव अर्जुन और अन्य सहयोगियों की कम से कम 20 परिसरों की 20 जगहों की जो है तलाशी ली गई है। ये भी बताया जा रहा है कि लॉटरी में धोखाधड़ी और अवैध बिक्री के मामलों में मार्टिन पर कई एफआईआर दर्ज है। इसी आधार पर ईडी ने उनके कारोबारी साम्राज्य के खिलाफ व्यापक कार्रवाई में तमिलनाडु के चेन्नई, कोयम्बटूर, हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब के लुधियाना, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो है छापेमारी की है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में ईडी को मार्टिन के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। मार्टिन का दामाद भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष भी है। इसके साथ साथ देखिए ये भी बता दें कई सालों से जांच के घेरे में है। कभी मार्टिन साधारण मजदूर के तौर पर काम किया करता था। 13 साल की उम्र में लॉटरी के व्यवसाय में उतरा, साम्राज्य खड़ा कर दिया, बड़ा आदमी बन गया। उसका व्यवसाय ज्यादातर लॉटरी से जुड़ा रहा है। वो मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनीज का फाउंडर और चेयरमैन भी है। इसके साथ साथ ये बता दें कि 457 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हो चुकी है मार्टिन की। देखिए ये भी कहा जा रहा है मार्टिन के बारे में कि जो विपक्षी दल हैं उन पे हमेशा जो मार्टिन है वो मेहरबान रहा है। तो सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने वैसे तो देश की तकरीबन प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है, ठीक है। इसके अलावा विपक्षी दलों को इसकी खास नज़र इनायत रही है। समझिए थोड़ा सा, कंपनी ने अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2022 के बीच कुल 1368 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न राजनीतिक दलों को बाउंड्स के जरिए दी है, ठीक है। इससे सबसे ज्यादा 542 करोड़ रुपए का चंदा तृणमूल कांग्रेस को दिया गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा द्रमुक, जिसे 503 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया। इसने देश के 2 सबसे बड़े राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस को क्रमशः 100 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए ही दिए हैं। तो फिलहाल देखिए जिस राज्य में है वहाँ के राजनीतिक दलों को, स्पेशली विपक्षियों को इसमें ज़्यादा फायदा होता नजर आया है। हालांकि अभी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। चलिए मोनिका आगे बढ़ते हैं। देखिए चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब आमने सामने है। विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने का पंजाब के नेताओं ने विरोध किया है। पीएम के हस्तक्षेप की मांग की गई। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। किस तरह से चंडीगढ़ पर हरियाणा पंजाब आमने सामने नजर आ रहे हैं। हरियाणा को चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन के लिए 10 एकड़ जमीन देने को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन पंजाब के भाजपा नेता ही इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि वो हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में भूमि का आवंटन रुकवाएं। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल ने भी इसका विरोध किया है। दूसरी ओर हरियाणा के भाजपा नेताओं ने प्रदेश का अलग विधानसभा भवन चंडीगढ़ में बनने के हक में आवाज उठाई है और पंजाब के नेताओं को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने तो भवन के लिए जमीन के बदले चंडीगढ़ को जमीन देने का भी विरोध किया है।
तो देखिए अब हरियाणा पंजाब आमने सामने नजर आ रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां एक तरफ अगर हम देखें कुछ भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं जो कि विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अब हस्तक्षेप की मांग की गई है। देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर फेवर है इस बात का, लेकिन पंजाब के जो भाजपा नेता है वो इस फैसले का विरोध करें तो जाहिर तौर पर गतिरोध की स्थिति जो है वो यहाँ पर बन जाती है। पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ अब प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करें और हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में बोबी का आवंटन जो है वो रुकवाएं। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल ने भी इसका विरोध किया है। दूसरी ओर हरियाणा के भाजपा नेताओं ने प्रदेश का अलग विधानसभा भवन चंडीगढ़ में बनने के हक में आवाज उठाई है। चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन पर पंजाब हरियाणा अब आमने सामने है, तो सभी सर्वविदित है कि पंजाब और हरियाणा में मसले हमेशा रहते ही हैं और ये मसला एक नया भी खड़ा हो गया है। तो चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन पर पंजाब हरियाणा आमने सामने। हरियाणा को विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने का विरोध हुआ। पंजाब के भाजपा नेताओं ने पीएम से इस बाबत हस्तक्षेप की मांग कर दी। पंजाब के लोगों को ठेस पहुंचेगी, ये जाखड़ कह रहे हैं। देखिए जाखड़ ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि हरियाणा को अलग विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के फैसले से पंजाब के लोगों को ठेस पहुंचेगी। तो पंजाब की राजधानी होने के नाते चंडीगढ़ सिर्फ एक भूभाग नहीं है बल्कि पंजाब के लोगों की गहरी भावना से जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। गंगा में समाया आस्था का समंदर। गंगा मेले में श्रद्धालुओं ने पावन गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। दैनिक जागरण सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सुबह सुबह गंगा का विधान है, गंगा स्नान का विधान है। माना जाता है कि इस पावन दिन पर गंगा स्नान करने से सारे पाप मानो धुल जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन गंगा स्नान करने से माता लक्ष्मी के साथ माँ गंगा की कृपा बरसती है। इस दिन भक्त गंगा स्नान के बाद उनकी पूजा आरती करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई। और वहीं देखिए प्रसिद्ध देव दिवाली है आज। उपराष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। अमर उजाला में और बहुत सारे अखबारों में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध देव दिवाली में इस साल तकरीबन 17 लाख दीपों से गंगा घाट जगमगाएंगे। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार के कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि देव दिवाली काशी की धरोहर है जो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है। गंगा के घाट दीपों की लड़ियों से जगमगाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्रीन फायर क्रैकर शो, गंगा आरती, लेजर शो विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे यहाँ पर। तो देखिए देव दिवाली का भी मौका है आज, बड़ा मौका है और इस दौरान एक बार फिर से आपको दियो की वो जो जगमगाहट है वो नजर आएगी। इसी के साथ सुर्खी अखबार की मैं अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। लाडकी बहीण माझी